हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने जावा बीन्स अपना कवर किया था। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने नोड जेएस का पार्ट। एज पर डेरिवेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड पार्ट यूनिट 4 का जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा नोड जेएस है। तो नोड जेएस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका एनवायरनमेंट सेटअप करने वाले हैं, एनपीएम, काफी चीजें हम नोड जेएस के बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये पोर्शन आपको काफी अच्छे से हो जाएगा। बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस। बेसिकली नोड जेएस है क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इनिशियली JavaScript was used in front end only to enhance UI and interaction on website. बेसिकली अब से पहले हम क्या करते थे? जावास्क्रिप्ट का वाइडली यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हम जब भी फ्रंट एंड में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने यूआई को इनहेंस करना चाहते हैं कि जब भी यूजर हमारी वेबसाइट को देखे तो वो इनहेंस हो जाए, उसको कुछ अच्छा सा लगे। क्योंकि अगर यूआई अच्छा होगा तो यूजर हमारा इंटरेक्टिव होगा और हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा। इसी तरीके से हम वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उसके यूआई को इनहेंस करने के लिए हम किसका यूज करते थे? जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही Node.js आया, अब उन्होंने क्या किया? Node.js allow developer to use same language in front end and back end, either client side and server side। जैसे ही Node.js आया, Node.js ने क्या कहा? कोई दिक्कत नहीं, आप Node.js सीख लो। Node.js ने एक हमें ऐसा प्रोवाइड किया जिससे हम फ्रंट एंड और बैक एंड सेम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पर जो भी हम लैंग्वेज यूज करें वो हम सेम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द Node.js। Node.js वाज डेवलप्ड बाय रियान डेल। Node.js किसने डेवलप किया? रियान डेल ने डेवलप किया। डेवलपर थे, उन्होंने ये डेवलप किया। Node.js इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम V8 JS इंजन। अब बेसिकली Node.js क्या है? जावा रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम V8 इंजन है। यानी अब क्या है, जो हम कोई ना कोई, जैसे जावा स्क्रिप्ट के लिए जेएस इंजन का यूज करते हैं, इसी तरीके से हम किसी न किसी का इंजन का यूज करते हैं ट्रांसलेटर के तौर पे कि ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ हम किसका यूज करते हैं? V8 JS इंजन का यूज करते हैं। किसके अंदर? Node.js के अंदर। Node.js अब पहले क्या था, जावास्क्रिप्ट का जब हम यूज करते थे तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ हमारा क्या कहता था कि आप विद इन अ ब्राउजर, यानी अपने ब्राउजर के इनसाइड ही आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही Node.js आया, Node.js ने हेल्प करी कि आप ब्राउजर के बाहर भी, यानी आउटसाइड द ब्राउजर, आप क्या कर सकते हैं? अपने कोड को रन कर सकते हैं। ये भी हमारी जो एडवांटेज थी, ये हमारी Node.js ने दी कि हम आउटसाइड द ब्राउजर अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब जब हमारा Node.js का फर्स्ट वर्जन जब रिलीज हुआ था, लाइक 2009 में हमारा फर्स्ट वर्जन Node.js का रिलीज हो गया था। उस टाइम किसने किया था? रियान डेल ने उन्होंने ये किया था। अब Node.js जो है हमारा इवेंट ड्राइवन एक आर्किटेक्चर है जो कैपेबल है एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट के लिए, विच इज नोन एज नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। अब Node.js का एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग या आप कह सकते हैं एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो है क्या? एसिंक्रोनस क्या होता है कि हमारा जो भी मल्टीपल हमारे पास रिक्वेस्ट आई, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम ऐसे नहीं कि पहली रिक्वेस्ट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक सेकंड नहीं होगी, या सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड करती है, इस तरीके से नहीं। एसिंक्रोनस यानी जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई, मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल टास्क हमारे सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। जो मेन रीजन था, जो रियान डेल ने Node.js को डेवलप किया, वो मेन रीजन यही था कि जब वो पहले वर्क करते थे तो वहां क्या आता था, उन्हें प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी? ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट की, यानी ब्लॉक कर जाते थे हमारे जो टास्क आए या हमारे कोई भी हमें वर्क करना है तो हम एसिंक्रोनसली नहीं कर पाते थे, यानी मल्टीपल चीजें एक साथ हम एक ही टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट कर पाते थे। लेकिन रियाल डेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसको डेवलप करके? Node.js को डेवलप करके, जिसमें हम नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं। यानी काफी सारी मल्टीपल इनपुट हमें क्या मिलेगा? इनपुट मिलेगा, हम उसे एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। दैट इज नॉन ऑल अबाउट Node.js इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा कि Node.js हमारा क्यों आया या Node.js हमारा है क्या। V8 JS इंजन ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी आगे काफी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट ही हमारा ये है कि V8 इंजन बेसिकली है क्या। अब V8 इंजन किसने डेवलप किया? V8 इंजन जो है वो हमारा गूगल का है। गूगल ने डेवलप किया था अपना V8 इंजन। अब ये V8 इंजन बेसिकली करता क्या? अब हम बोल रहे हैं V8 इंजन, V8 इंजन। अब V8 इंजन है क्या? V8 इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी हेल्प से हम
ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब हम जो कोड लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, आप बताओ, मशीन के लिए लिख रहे हैं या ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं। अब सब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों के लिए लिख रहे हैं, मशीन के लिए भी लिख रहे हैं, ह्यूमन के लिए भी लिख रहे हैं, लेकिन हम जो कोड वहां लिख रहे हैं वो हम एक, आप इंडिविजुअल तो वर्क नहीं करेंगे, ग्रुप में वर्क करेंगे। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर वर्क करेंगे तो आप जो कोड लिख रहे हैं वो सबसे पहले ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं, यानी जो आपके ग्रुप में मेंबर है, जो आप लिख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए सबसे पहले, उसके बाद मशीन को आ जाए। ठीक है, तो V8 इंजन हमारा क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल कोड को जो हम लिख रहे हैं उस कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जिसकी हेल्प से मशीन क्या कर पाती है, उसे अंडरस्टैंड कर पाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात एक है कि हम देखते हैं कि C++ जो लैंग्वेज है वो आज भी काफी लोग सीखते हैं। Node.js काफी पॉपुलर है, लेकिन जो V8 इंजन, जो इसकी आप देखोगे ना, जैसे V8 इंजन जो हमारा है वो पता है आपको किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो हमारा C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। V8 कैन बी एम्बेडेड इनटू C++ एप्लीकेशन। इसमें काफी सारी लैंग्वेज यूज है, जावा स्क्रिप्ट भी है V8 इंजन को डेवलप करने के लिए, काफी सारी लैंग्वेज यूजेस है, लेकिन जो मैक्सिमम, यानी मैं आपको बताऊं, मुझे परसेंटेज तो बिल्कुल एक्चुअल याद नहीं है, लेकिन काफी मैक्सिमम परसेंटेज जो इसमें है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है वो है हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप समझो C++ भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, V8 क्या है, जावा स्क्रिप्ट इंजन। जो मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हमारा V8 इंजन है वो हमारा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो हमारा होता है एक्मा स्क्रिप्ट। आप याद रखें, एक्मा स्क्रिप्ट, ECMA। जो हमारा V8 इंजन है वो हमारा एक्मा स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करता है। अब एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है ना, इसी तरीके से एक एक्मा स्क्रिप्ट है। तो V8 इंजन हमारा एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि V8 इंजन हमारा क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Node.js इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स मेंटेन बाय OpenJS फाउंडेशन। अब बेसिकली आप देख रहे हो कि वर्जन्स हमारे अपडेट होते रहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो पाइथन के भी वर्जन अपडेटेड होते रहते हैं, Node.js के भी, जावा स्क्रिप्ट के भी। अब ये वर्जन अपडेट कौन करता है, कोई तो फाउंडेशन होगी, कुछ तो डेवलपर्स एक साथ बैठे होंगे जो इस पे वर्क करते हैं। तो Node.js की OpenJS फाउंडेशन है, जहां काफी सारे डेवलपर्स मिलकर वर्क करते हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। ठीक है, JS रन टाइम एनवायरमेंट दैट कैन रन ऑन विंडो, लिनक्स और मोर। वही JS रन टाइम एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि जो हम अपना कोड लिख रहे हैं वो हम विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं और किसी अदर पे भी रन कर सकते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। Node.js help us to run JS outside of the browser। वही मैंने जो आपको पहले बताया कि हम जब जावा स्क्रिप्ट में बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम अपने कोड को रन करते हैं तो विद इन अ ब्राउजर ही हमें रन करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही Node.js आया तो Node.js ने हमें एक ऐसे प्रोवाइड किया कि हम जो अपना कोड है उसे आउटसाइड द ब्राउजर भी रन कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट V8 इंजन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ Node.js। अब हमने Node.js देख लिया, V8 इंजन के बारे में देख लिया, तो थोड़ी हम इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि हमारा Node.js किस तरीके से डेवलप हुआ। सबसे पहले हमारा Node.js जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो हमारा 2009 में हुआ था। किसने किया था, रियान डेल स्टार्ट Node.js। रियान डेल ने क्या किया था, स्टार्ट किया था Node.js को क्रिएट करना। अब रियान डेल को मैंने आपको बताया इनिशियली उन्हें को क्या दिक्कत आती थी, वही ब्लॉकिंग सर्वर्स की, कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक टाइम पे हैंडल नहीं कर पाते थे। उस चीज को, वो प्रॉब्लम उन्हें इतनी आती थी, उन्होंने सोचा कि मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रियान डेल ने क्या किया, Node.js को स्टार्ट किया। इनिशियली स्टार्ट ऑन फायरफॉक्स। इनिशियली जब उन्होंने वो किया था ब्राउजर फायरफॉक्स उन्होंने यूज किया था Node.js के लिए, लेकिन फायरफॉक्स उन्होंने 2 दिन बाद ही, आप ये समझो कि जिस दिन उन्होंने स्टार्ट किया था ना फायरफॉक्स पे वर्क करना, उससे 2 दिन बाद ही उन्होंने स्विच कर दिया। आफ्टर 2 डेज वो स्विच हो गए गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम V8 इंजन पे वो 2 दिन बाद ही स्विच हो गए, उन्होंने उस पर ही वर्क किया। ठीक है, लेटर ऑन कुछ रियान डेल जो थे वो वर्क करते रहे Node.js पे, और उन्होंने Node.js को क्या कर दिया, Node.js को नॉन ब्लॉकिंग सर्वर के तौर पे उन्होंने उन्होंने क्रिएट कर दिया। वही इसमें लिखा हुआ है, रियान डेल डेवलप नॉन ब्लॉकिंग सर्वर विच हेल्प इन मल्टीपल रिक्वेस्ट विद थ्रेड्स। इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम एग्जीक्यूट एक टाइम पे कर पाते थे, जिससे जो हमारी प्रॉब्लम थी ब्लॉकिंग प्रॉब्लम, वो हमारी क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। अब इन 2010
एनपीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब 2010 में हमारा एनपीएम इंट्रोड्यूस हुआ। एनपीएम है क्या? एनपीएम अब हम देखेंगे आगे अच्छे से कि एनपीएम आप एक ये समझ लीजिए एक पैकेज है, पैकेज मैनेजर है, जहां हम अपना कोड एक पैकेज में करके वहां रख सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़े वहां से एनपीएम से लिया और हमने एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है। 2011 में विंडो सपोर्ट फॉर नोड.जेएस। 2011 में जो विंडो है विंडो भी हमारा नोड.जेएस को क्या करने लगा, सपोर्ट करने लगा। इन 2012 रेयान लेफ्ट द नोड.जेएस टीम। इन 2012 में रेयान ने नोड.जेएस को कि जो भी नोड.जेएस की टीम थी, रेयान डेल वहां से चले गए। अब किसने आगे बढ़ाया? क्योंकि नोड.जेएस का वर्जन तो आज भी अपडेट होता रहता है। इसाक बिकम द न्यू लीडर। अब इसाक नाम के एक डेवलपर थे, वो हमारे न्यू लीडर बन गए थे। इन 2014 बिकॉज ऑफ द स्लो पीस ऑफ डेवलपमेंट इन नोड.जेएस, हमारे 2014 में एक प्रॉब्लम आई कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस था नोड.जेएस में, वो क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा स्लो होने लग गया। इन 2015 फेडर एंड जॉइंट मर्ज एंड नोड.जेएस फाउंडेशन। अब दो फाउंडेशन मर्ज हो गई। कौन कौन सी? फेडर एंड जॉइंट ने मर्ज करा नोड.जेएस फाउंडेशन के साथ। ठीक है। 2019 में जेएस फाउंडेशन एंड नोड.जेएस फाउंडेशन मर्ज एंड ओपन जेएस फाउंडेशन। यहाँ क्या हुआ, हमारी दो फाउंडेशंस मर्ज हुई और उन्होंने क्या बनाया, ओपन जेएस फाउंडेशन बनाई। ठीक है। अब ये सब क्या था, ये था हमारा कि किस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री थी थोड़ा नोड.जेएस की, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा क्या है, एनवायरमेंट सेटअप। एनवायरमेंट सेटअप यानी हम किस तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे। अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वहां हम उसको अच्छे से देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं नोड जेएस का इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, कि मतलब नोड जेएस आपको पता ही है क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। पहले हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ अपने जो ब्राउजर्स होते थे उसी में रन कर पाते थे, लेकिन अब हम उसे कहीं पर भी रन कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम नोड जेएस के जो इन्वायरमेंट है उसे कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा आपको। बस क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन्हें फॉलो करना है और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले ये स्टेप्स देख लो। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे ना, आपको बस क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो। ब्राउज़र कोई भी एक चूज़ कर लो, चाहे क्रोम या फिर ब्रेव। मैं यहाँ पे ब्रेव का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिखना है क्या, नोड जेएस डाउनलोड। ठीक है, आपने जैसे नोड जेएस डाउनलोड लिखा, आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिखूंगा नोड जेएस डाउनलोड। यहाँ पर मेरे को पहली वेबसाइट जो मिल रही है नोड जेएस की है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास तो एक ऑप्शन है, आप पैकेज मैनेजर मतलब कि कमांड वगैरह लिखकर डाउनलोड करो, पर आपको क्या करना है, ईजी जाना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे जाना है। ठीक है, प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे यहाँ पर आपको पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। आप इधर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी के अंदर, और यहाँ पर ये जो सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, आप इन सबको चेकआउट कर सकते हो, है ना। आपको वैसे जो डिफ़ॉल्ट मिलेगा ना, वो आपके सिस्टम के लिए बेस्ट रहेगा। या तो आपका माइक्रो विंडो होगा तो आप उसे सेलेक्ट कर लो, या तो आपका वो है मैक है तो सेलेक्ट कर लो। और आप इसे क्या करो, जस्ट क्लिक करो, और जैसे आप कोई एप्लीकेशन करते हो ना इंस्टॉल, उसी की तरह से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, वैसे तो मेरी में पहले से इंस्टॉल है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा इंस्टॉल हो ही गया है कंप्लीट। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। बस यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट का बटन आ गया। अभी ये क्लिक करो इस पर, और एक्सेप्ट कर दिया हमने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट किया, कहाँ पर आपको सेव करना है इसे, नेक्स्ट किया, देन इंस्टॉल। ठीक है, अभी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपसे एक परमिशन मांगता है जब भी आपके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। सो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है। आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। सो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि आपका जो सिस्टम में जो नोड जेएस है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको सेकंड स्टेप पर मूव करो। आपको दो कमांड रन करनी है। आपको बस एक नोड वर्जन एंड एनपीएम वर्जन। ठीक है, आपको बस ये दोनों कमांड चला के देखनी है, और अगर ये चल जाती हैं तो आपका हो जाएगा इंस्टॉल। ठीक है, सो आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करोगे, आपको टर्मिनल में यहाँ पर एक पूरा इंटरफेस मिल जाएगा। आपने अगर पहले चलाया तो वैसे आप थर्ड ईयर में हो, आपने चलाया होगा। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, नोड और हाइफन लगा के वी। ठीक है, हाइफन वी। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, एंटर दबाओगे, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्जन मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको इस वर्जन इतना होना चाहिए या तो इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको इसके बाद क्या लिखना है, आपको इसके बाद लिखना है npm
-v, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक स्टेप बता रहा हूँ, जैसे ही आप लिखोगे आपको ये FFP वर्जन पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो, आपको ये दोनों वर्जन देख लेने हैं, और आपके जो वर्जन होने चाहिए दोनों, वो इतने होने चाहिए या तो इससे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद अपडेट ही आएगा, नीचे तो जाने नहीं वाला, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कि हमारा जो सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल है, ठीक है। इतना अब हमें पता चल गया। अब हमारी देखो, यहाँ पर है ना, अब हम यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है या कोड है, हम उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसे, हम उसे जस्ट यूज़ करेंगे नोड कीवर्ड का, और हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड, और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आपका जो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया आपका रैपल, ठीक है। अभी हमारे जो आगे सिलेबस में है REPEL, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, रैपल। अब इस रैपल की हेल्प से हम यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या क्या करा सकते हैं। आर का मतलब है रीड, ई का मतलब है एवेलेट, और बी का मतलब पी का मतलब है क्या, प्रिंट, और एल का मतलब है लूप, ठीक है। आप ये चार काम कर सकते हो इस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो, ये जो चारों काम है आप ये कर सकते हो, लेकिन अब देखो, ये काम तो बस आप इसके अंदर ही कर सकते हो, टर्मिनल के अंदर। अभी मैं आपको जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन करके दिखाऊंगा इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप पूरी की पूरी फाइल एक साथ रन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपने कमांड लिखा और आपने एंटर दबाया, आपका कोड रन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वेर A = 1 और 10, और अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कंसोल करके इसे प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट कराते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जावास्क्रिप्ट पता है तो आपको पता होगा कि ये बेसिक कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। अब एज अ कैलकुलेटर भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये है कि मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे तो रन हो रही है, लेकिन अब अगर आपको अपना प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना है या फिर कुछ मतलब प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप यहाँ पर तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या Node.js का यूज़ नहीं करोगे। आप किसका यूज़ करोगे, आप VS कोड का यूज़ करोगे, या फिर कोई भी IDE का यूज़ करोगे, जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पर आप उसे यूज़ कर पाओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। आपको अब जाना है IDE, यानी कि VS कोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, जस्ट ब्राउज़र पे जाओ, लिखो क्या, VS कोड डाउनलोड, ठीक है, या फिर इंस्टॉल। आपका जो VS कोड है बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अपना जो भी मतलब आपको सिस्टम में सही लगता है, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली एक आपको है ना, यहाँ पर जैसे ये आ गया, अब आपको एक फोल्डर बना लेना है न्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नोड YT, तो Node.js YT बना लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा ये फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको VS कोड के अंदर फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। कैसे ओपन करोगे, आप या तो यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे पहले मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करो, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विथ कोड, ठीक है। इस पर क्लिक करो, और आपका ये VS कोड के अंदर ये जो फोल्डर है ओपन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फाइल बना सकते हो, उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के, और अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर मतलब VS कोड के अंदर रन करा सकते हो, ठीक है। अपने टर्मिनल पर रन करा सकते हो Node.js की हेल्प से। मतलब समझ रहे हो Node.js कितना पावरफुल है। अब देखो, यहाँ पर हमने फाइल बना ली hello.js, और hello.js के अंदर हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ये कोड लिख लिया कि log.js, जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, और आपको यूज़ करना है कि इसका नोड कीवर्ड का, ठीक है। आपने लिखा क्या, नोड, और आगे आपको क्या लिखना है, जो भी आपकी फाइल का नाम है आपने वो लिख देना है, ठीक है। जैसे आपने hello world.js, आपने आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आपने ये लिखा, और आपको क्या कर देना है, क्लिक एंटर। जैसे आपने एंटर क्लिक किया, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है। यहाँ पर अब कोई भी आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है। सो सब कुछ कंप्लीट है। अब आपने देखो, यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, ये पांचों स्टेप्स हैं। ये पांचों स्टेप्स आप पेपर में भी लिख कर आ सकते हो अगर पूछते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको रैपल का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर आपने, चलो आगे वीडियो देखो, थैंक यू सो मच। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वर। आई होप सर्वर से पहले आपने जो Node.js का सेटअप था वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो हमारा अब सर्वर है क्या, अ सर्वर इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। अब क्लाइंट के साथ यानी हमारे साथ कौन कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल क्रोम पे लिखा कि आपको क्या चाहिए, आपको वेब टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4 के नोट्स चाहिए। अब आपने वहां सर्च किया, अब ये आपको डेटा कौन ला के देगा, आपकी वो समझ कौन रहा है।
तो वो कौन समझ रहा है? हमारा सर्वर। सर्वर हमारा एक वो पर्सन है जो कम्युनिकेट करता है क्लाइंट से, यानी हमसे कम्युनिकेट करता है कौन? सर्वर। अब आप सर्वर को एक तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल लेंगे हम रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट के अंदर आप गए, आपने वहाँ देखा मेन्यू कार्ड था, मेन्यू कार्ड में आपने देखा कि हाँ चाइनीज़ खाना मिलता है, आपको चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें थी, चिल्ली पटेटो। आपने ऑर्डर किया कि मुझे चाउमीन और चिल्ली पटेटो चाहिए। आपने चाउमीन और चिल्ली पटेटो, आपने वेटर को बुलाया, वेटर को आपने बताया कि आपको क्या चाहिए, चाउमीन और चिल्ली पटेटो चाहिए। तो जो वेटर है वो हमारा सर्वर का वर्कर है। वेटर ने आपकी बात समझी कि आपको क्या चाहिए, फिर वेटर गया शेफ के पास, उसने शेफ को ऑर्डर दिया। शेफ क्या है? हमारा डेटाबेस, जहाँ से हमारा डेटा आएगा। अब भाई अब हमारा खाना कहाँ से बन के आएगा? शेफ के पास से ही। तो शेफ हमारा एज अ डेटाबेस वर्क कर रहा है। तो डेटाबेस से शेफ को पता चला ठीक है आपको ये चाहिए। शेफ ने खाना बनाया, चाउमीन और बना चिली पटेटो बनाए और वेटर को बुलाया और आपको सर्व करा दिया। तो आई होप ये एनालॉजी आपको समझ आई होंगी कि जो हमारा सर्वर है वो हमारा वेटर है। को समझ आए कि सर्वर हमारा क्या? वेटर है। जिस तरीके से हमारा वेटर वर्क करता है इसी तरीके से हमारा सर्वर वर्क करता है। अब आपने वहां लिखा वेब टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4। अब उसको अंडरस्टैंड कौन कर रहा है? हमारा सर्वर अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमें कौन सा डेटा लाकर उसको देना है। ठीक है, तो इस तरीके ये होता है हमारा सर्वर। आई होप आपको क्लियर होगा। A server is a computer program that responsible for preparing and delivering data to other computers। वही जो हमारा सर्वर ही रेस्पॉन्सिबल होता है आपको डेटा कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, आपको डेटा डिलीवर करने के लिए जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? हमारा सर्वर। वो आपके डेटा को समझता है, फिर वो डेटा बेस से आपको डेटा ला कर भी देता है। जिस तरीके से वेटर आपका समझता है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद वो शेफ के पास जाता है, फिर उसके बाद आपको सर्व भी तो करता है। इसी तरीके से हमारा सर्वर वर्क करता है। पहले आपको वो समझेगा, उसके बाद वो जो भी आपको डेटा चाहिए उसको प्रिपेयर करेगा और आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वेब पेजेस, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अ सर्वर इन Node.js वाया एक्सप्रेस पैकेज। अब आप सर्वर किस तरीके से क्रिएट करेंगे? Node.js में हमारे एक एक्सप्रेस पैकेज होता है जिसके हेल्प से आप सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हम देखेंगे कि हमारा एक्सप्रेस क्या होता है आगे। अब ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो सर्वर है वो किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। अब क्लाइंट ने गूगल.com क्या है? गूगल.com आपने लिखा तो वो क्या, आपको गूगल.com पे आपने लाइक कुछ भी लिखा वहां, वो रिक्वेस्ट जाती है हमारी सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, किस तरीके का डेटा चाहिए, फिर वो डेटा आपको डेटाबेस से लाकर देता है। सर्वर का होता है ये क्या है। अब मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, इनिशियली JS वाज द मेन लैंग्वेज विच वाज यूज इनसाइड द ब्राउजर। मैंने आपको क्या बताया था? हम सबसे पहले किसका यूज करते थे? जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे इनसाइड द ब्राउजर। लेकिन जैसे Node.js आया, Node.js के हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने आउटसाइड द ब्राउजर भी हम कोड को रन कर सकते हैं। वही, बट आफ्टर Node.js वी कैन रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। अब आउटसाइड द ब्राउजर भी रन कर सकते हैं और Node.js की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट को सर्वर के ऑन द सर्वर भी हम रन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? Node.js की हेल्प से। अब आपने गूगल पे कुछ भी लिखा, आपने वहां पे कुछ भी सर्च करा, रिक्वेस्ट गई हमारी सर्वर के पास, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड किया आपको कौन सा डेटा चाहिए, फिर वो डेटाबेस से डेटा लेके आया, फिर उसने आपको रेस्पॉन्स दे दिया और वो आपको डेटा मिल गया। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क होता है। ऐसे नहीं कि मिनट ले जाता है या बहुत ज़्यादा सेकंड लग जाती है, नैनो सेकंड लग जाती है, और भी से कम ज़्यादा सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि आप जैसे सर्च करते हैं आपको तुरंत मिल जाता है। तो बिहाइंड द सीन हमारे यही सर्वर का वर्क होता है कि सर्वर आपकी समझता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा सर्वर होता क्या है। अब ये एक और डायग्राम है, इसमें क्या है? जैसे वर्क स्टेशन हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये इंटरनेट के थ्रू ही हम सर्वर से कांटेक्ट कर पाते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपके पास नेट नहीं है और आप सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही आप सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएंगे, सर्वर से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, ये दैट्स ऑल अबाउट सर्वर। आई होप आपको सर्वर क्लियर होगा कि सर्वर हमारा है क्या। अब बढ़ते हैं NPM। अब NPM की फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर पहले थी, आज आप देखेंगे NPM की फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर है ही नहीं, क्योंकि इनिशियली आप पहले जाएंगे तो नोड पैकेज मैनेजर क्यों थी? क्योंकि NPM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैकेज, अपने कोड को वहां स्टोर कर सकते हैं। एक पैकेज की फॉर्म में अपने कोड को वहां स्टोर कर सकते हैं और उस कोड को कोई भी ऑल इन ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई भी उस कोड को यूज कर सकता है। सबसे पहले क्या था? वहां जो कोड
मतलब जो आप पैकेज वहाँ रखेंगे तो पहले वहाँ नोड के यानी नोड जैसे रिलेटेड जो भी पैकेज थे वो आपको एनपीएम पे मिलते थे, लेकिन एट दिस टाइम वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नोड जेएस का नहीं, वहाँ किसी के भी आपको आप खुद अपना जावा स्क्रिप्ट का हो गया, सी प्लस प्लस का हो गया, पाइथन का हो गया, किसी भी लैंग्वेज के पैकेजेस आप बना के एनपीएम पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एट दिस टाइम। इसलिए अब उसकी फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर है ही नहीं, अब एनपीएम की फुल फॉर्म कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस आप ये समझिए वो क्या है, पैकेज मैनेजर। अब पैकेज मैनेजर को, अब एनपीएम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, हमारा एक वो होता है, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे आप सिंपली क्या करते हैं, कुछ भी आपने कोई भी गेम बनाया, आप वहां क्या करते हैं, वहां जाके उसको लॉन्च कर देते हैं। गेम बनाया, कोई आपने वेबसाइट कुछ भी आपने डेवलप किया, तो वो आप क्या करते हैं, अपना प्ले स्टोर पे जाकर क्या करता है, प्ले स्टोर पे जाके स्टोर कर देते हैं। वहां क्या होता है, वहां से कोई भी आकर प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी प्ले कर सकता है। जैसे कि आप एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, आईओएस में जाएंगे वहां ऐप स्टोर होता है। सेम ही वर्क हमारा होता है एनपीएम। एनपीएम हमारा सेम है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर जैसा, जहां हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हम क्या करते हैं, गेम वगैरह कोई भी हमारा ऐप हुआ उसको वहां स्टोर करते हैं। एनपीएम पे हम क्या करते हैं, कोई भी पैकेज को स्टोर करते हैं। पैकेज हमारा क्या होता है, पैकेज होता है एक बंच ऑफ कोड, कि हमारा कोई भी कोड हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी भी रिलेटेड से, कि रैंडम जोक का हमारा कोई भी रैंडम जोक हमारा एक पैकेज है, वहां हमारा उसका कोड पूरा अवेलेबल है एनपीएम पे। सिर्फ आपको क्या जाना है, वहां से उसका एक यूआरएल होगा, एक लिंक होगा, आपको उसको कॉपी करना है, अपने वीएस कोड में उसको इंस्टॉल करना है, तो आपके पास जो भी उसका कोड है आप उसको यूज कर पाएंगे। अब आपको स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको रैंडम जोक के लिए बिल्कुल स्क्रैच से 1 to 1 लाइन लिखनी पड़ेगी, नहीं। आप सिंपली उस पैकेज का यूज कर उस की फंक्शनैलिटी को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। ये होता है एनपीएम। एनपीएम आई होप आपको क्लियर होगा कि एनपीएम बेसिकली हमारा है क्या। सिंपल याद रखिए एनपीएम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर की तरह, ठीक है। अब पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ, इन सिंपल वर्ड एनपीएम इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलपर इजी शेयर डाउनलोड एंड मैनेज कोड लाइब्रेरीज और पैकेज व्हेन बिल्डिंग एप्लीकेशन विद नोड.जेएस। हमारा एनपीएम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। अब उन्हें स्क्रैच से कोड नहीं लिखना, उन्हें क्या करना है, सिर्फ जो भी अगर लाइब्रेरी चाहिए, उन्हें कोई भी पैकेज चाहिए, वो एनपीएम पे जाएंगे, वहां से उस पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे अपने वीएस कोड में और उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इमेजिन एनपीएम एज अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ प्री बिल्ट कोड पीस ईच सॉल्विंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम। एनपीएम क्या है, एक ह्यूज लाइब्रेरी, ऐसी नहीं कि आप उसमें 4-5 पैकेज पड़े हैं, काफी लाखों अगर आप देखेंगे इस टाइम शायद 8 लाख के भी ऊपर हमारे पैकेजेस है एनपीएम पे। तो एनपीएम क्या है, एक ह्यूज लाइब्रेरी है जिसपे हमारे कोड पीसेस यानी प्री बिल्ट कोड पीसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को वहाँ सॉल्व करते हैं। कोई हमारा रैंडम जोक के लिए है, कोई हमारा रैंडम इमेजेस के लिए है, कोई हमारा इमेज प्रोसेस यानी इमेज को डेवलप करने के लिए है, एआई के लिए, काफी सारे का आप समझ लो ना, लाखों करोड़ों वहाँ पैकेजेस हैं। आप वहां से जाके उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने प्रॉब्लम्स को एनपीएम की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी पीस ऑफ कोड फ्रॉम स्क्रैच यू कैन यूज एनपीएम टू फाइंड द इंस्टॉल पैकेज क्रिएट बाय अदर्स। अब आपको स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आप 1 to 1 लाइन लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एनपीएम पे जाना है, वहां से उसका लिंक लेना है और आपको क्या करना है, अपने यहाँ इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको कितना बेनिफिट हो गया, कितना आपका टाइम बचा, कितना आपकी एनर्जी बची, कितना आपका दिमाग बचा, क्योंकि आप जब भी उसमें कोड लिखेंगे एरर आएंगे, आप उसको रिजॉल्व करेंगे, ये करेंगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा। एनपीएम ने कितना आपका काम आसान कर दिया। जो भी आपको चाहिए आप एनपीएम पे जाइए, कोई भी आपको पैकेज यानी आप समझिए इस टाइम एनपीएम पे इतने पैकेजेस हैं कि आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा, हर टाइप का पैकेज आपको मिल जाएगा। वहां से जाइए, सिर्फ उस पैकेज को इंस्टॉल कीजिए और आप उसका यूज कीजिए, ठीक है। तो एनपीएम हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत मेन रोल प्ले करता है। वही मैंने इसमें लिखा हुआ है, इन दिस टाइम एनपीएम इज अ प्लेटफॉर्म सेम एज प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। अगर हम इस टाइम देखें तो एनपीएम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, जैसा हमारा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर करता है। प्ले स्टोर ऐप स्टोर क्या ही करते हैं, उस पर हम जाके जिस तरीके से अपने ऐप या उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम एनपीएम पे जाके किसी भी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। एट दिस टाइम वी कैन अपलोड द कोड इन द फॉर्म ऑफ पैकेज इन एनपीएम प्लेटफॉर्म। अब एनपीएम पे आप कोड
फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा है क्या, प्ले स्टोर पे आप कुछ भी कर देंगे, कुछ भी डाउनलोड कर देंगे, और सॉरी कुछ भी स्टोर कर देंगे। वहां पे क्राइटेरिया है कि आपको ऐप स्टोर करने हैं, आपको इस तरीके के ऐप स्टोर करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनपीएम पे सिर्फ आप कोड ही अपलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। पैकेज क्या है, एक बंच ऑफ कोड की, एक कोड को एक लाइक एक आप ये समझ लीजिए कि एक फोल्डर में आपने काफी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी कर दी और उस फोल्डर को हम कहते हैं पैकेज, ठीक है। आप कोड को अपलोड कर सकते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। राइट नाउ एनपीएम कंटेन ओवर 8 लाख पैकेज फ्रॉम वेरियस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम फ्रंट एंड रोबोटिक्स। आपको मैंने क्या बताया कि इतने सारे एनपीएम पे इस टाइम हम देखें तो इतने पैकेजेस हमारे एनपीएम पे अवेलेबल हैं। वो फ्रंट एंड से रिलेटेड भी हैं, रोबोटिक्स से भी रिलेटेड हैं, रैंडम जोक हो गया, बैक एंड से भी रिलेटेड है। इतने सारे पैकेजेस है कि सिर्फ आपको वहां जाके इंस्टॉल करना है और इसके ऐसे कोड लिखने की आपको जरूरत है ही नहीं। तो एनपीएम बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, सीपीयू इंटेंसिव वर्क कैन नॉट डन बाय द नोड जस्ट लाइक इमेज प्रोसेसिंग। अब सीपीयू इंटेंसिव वर्क क्या हुआ, जैसे इमेज प्रोसेसिंग करना। अब क्या इमेज प्रोसेसिंग कर पाएंगे नोड जेस, अब हम सीपीयू इंटेंसिव वर्क नोड जेस से नहीं करा सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो गया तो ये हमारा नोड जेस नहीं करेगा। आप सोचो कि नोड जेस हमारी इमेज प्रोसेसिंग कर दे, नहीं, ये सब नहीं करेगा। जो उसका वर्क है वो वही करेगा, लेकिन सीपीयू इंटेंसिव वर्क नहीं करता हमारा नोड जेस। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एचटीटीपी मेथड्स। एचटीटीपी मेथड्स अब हमारे क्या होते हैं, अब आप सर्वर से डेटा चाहिए आपको। अब डेटा आप क्या चाहिए, आप डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं कि आपको किस फॉर्म में डेटा चाहिए, आप भेज रहे हैं तो किस फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं। ये हमारा होता है गेट होता है, पोस्ट होता है, पैच होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। अब गेट क्या होता है, टू रिसीव डेटा, सिर्फ आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू वांट टू रीड अ बुक ऑन अ लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में गए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बुक को रीड करना है। आपको उस बुक में कोई भी चेंजेस नहीं करने, आपको उस बुक के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वो बुक चाहिए और आपको रीडिंग करनी है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, रीड करना है डेटा, डेटा के साथ कुछ अपडेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, गेट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। पहला होता है हमारा गेट। अगर आपको सर्वर से सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए, कुछ आपको अपडेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो गेट मेथड का आप यूज करेंगे, आप सर्वर से डेटा ले लेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा पोस्ट। पोस्ट होता है आप सर्वर को डेटा भेज रहे हैं, डेटा लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गेट, भेजने के लिए, सेंड करने के लिए हमारा पोस्ट मेथड यूज होता है। टू सेंड और सबमिट डेटा टू द सर्वर, यूजुअली टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपने कुछ न्यू क्रिएट किया, आप सर्वर पे भेजना चाहते हैं, सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए आप कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करेंगे, पोस्ट एचटीटीपी मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जब इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं, तो जब आप पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेथड। तो वहां आप किसका यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैच। पैच हमारा अपडेट करने के लिए, आपको कुछ भी अपडेट करना है, लाइक कैप्शन अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैप्शन लिखा अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, आपको उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए आप पैच मेथड का यूज करेंगे। वही लिखा हुआ है टू पार्शियली अपडेट ऑन द डेटा ऑन द सर्वर। पार्शियली यानी कुछ पोर्शन। अब आपको जो आपने कैप्शन लिखा हुआ आपने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी, लाइक अपना नेम, कुछ भी अपने पोस्ट के बारे में आपने कुछ गलत लिख दिया या गलत इमोजी आपसे हो गई वहां, तो आप क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा सा पोर्शन आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, पैच मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है पुट, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। अब फुल डेटा को अपडेट करना है, अब हमें कोई कैप्शन अपडेट नहीं करना, अब हमने जो भी डेटा भेजा है उसे पूरे डेटा को अपडेट करना है। फुल डेटा को अपडेट करने के लिए हम पुट मेथड का यूज करेंगे, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। फुल डेटा अपडेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, पुट मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट। अब डिलीट तो आपको पता चल रहा होगा, डिलीट एज द नेम सजेस्ट कि हमें कोई भी सर्वर से डेटा हमें क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, डिलीट का यूज करेंगे, सिंपली सर्वर से डेटा को डिलीट करने के लिए। अब ये जो हमारे एचटीटीपी मेथड्स है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा, ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्लाइंट होता है ना, जैसे क्लाइंट हम है, तो हम किसके साथ, हमारे बीच में हमारे पास क्या होता है, सर्वर होता है, फिर सर्वर किससे इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से।
इंटरेक्ट करता है। जब आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ आप यूज़ करते हैं इन HTTP मेथड्स का, कि आपको गेट यूज़ करना है, पोस्ट यूज़ करना है, आपको सर्वर से क्या चाहिए। अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए तो गेट का यूज़ करेंगे, डेटा भेजना है पोस्ट का यूज़ करेंगे, डेटा अपडेट करना है, पार्शियली डेटा अपडेट करना है, पैच का यूज़ करेंगे, फुल्ली डेटा अपडेट करना है, पुट का यूज़ करेंगे, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट का यूज़ करेंगे, डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे वर्किंग प्रोसेस होता है HTTP मेथड्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनका यूज़ हम कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है JSON, जेसोन। अब जेसोन क्या है? JSON is a bit like the organized form for exchanging data between computer। अब आपको सबसे पहले आपको पता है कि आप डेटा से तो डील करेंगे ही करेंगे। जब भी आपको अपना डेटा एक्सचेंज करना हो और किसी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना हो तो आप किसका यूज करेंगे? JSON का यूज करेंगे। अब हम इसे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड। आप एक मैसेज अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं एंड यू वांट टू, अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है, आपका नेम हो गया, एज हो गया, हॉबीज हो गई, कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। अब आपको ऑर्गेनाइज करना है उस इंफॉर्मेशन को इस वे में कि आप जब उसको सेंड करें तो आप भी समझ पाए आप क्या डेटा भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो भी समझ पाए। अब ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी भेज देंगे, किसी भी लैंग्वेज में भेज देंगे। अगर आपका फ्रेंड जो है हिंदी जानता है तो आप हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, इंग्लिश जानता है इंग्लिश में करेंगे, पंजाबी जानता है पंजाबी में करेंगे। तो ये क्या है? जेसोन हमारा क्या करता है, हमारे जो भी हम डेटा भेज रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, ताकि हमारा जो एक्सचेंज है, यानी जब हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों उस डेटा या इंफॉर्मेशन को समझ पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया ना कि हम एक फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं तो आप भी समझ पाए और आपका फ्रेंड भी समझ पाए। तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? जेसोन फॉर्मेट का यूज करेंगे उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अब जेसोन इज अ लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट होता है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ये क्या करता है? डेटा को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, डेटा को स्ट्रक्चर करता है, ताकि हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों ही उसको अंडरस्टैंड कर पाए। जेसोन इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग। जब भी आप डेटा सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, हमेशा जेसोन फॉर्मेट में वो स्ट्रिंग में ही लिखा होगा, कुछ भी हो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा। ठीक है, अब ये हमारा होता है जेसोन। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेसोन हमारा होता क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपली आपको क्या याद रखना है, ये हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को। अब हमारा जब आप npm को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास दो पैकेजेस आएंगे, पैकेज डॉट जेसोन, पैकेज लॉग डॉट जेसोन। ये आपको दो पैकेजेस मिलेंगे जब भी आप अपने उसमें npm को इंस्टॉल करेंगे। अभी दो पैकेजेस npm के साथ ही आते हैं जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो जब पैकेज डॉट जेसोन और पैकेज लॉग डॉट जेसोन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये बेसिकली होते क्या है, अभी पता तो होना चाहिए कि हमारे साथ npm के साथ npm के साथ हमारे आ रहे हैं जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका मीनिंग क्या है? तो पैकेज जेसोन हमारा होता है क्या है? टू एंश्योर अ लिस्ट ऑफ पैकेज विद देयर वर्जन। अब बहुत सारे हमारे पैकेजेस होते हैं, लाइक हमारा लेटेस्ट वर्जन, हमारा वर्जन क्या क्या चल रहे हैं, तो जो सारे वर्जन की लिस्ट होती है वो हमारी होती है पैकेज डॉट जेसोन के अंदर। हमारा नोट जैसा कौन सा वर्जन चल रहा है, उसमें कुछ डेव डिपेंडेंसीज होती हैं, तो डेव डिपेंडेंसीज का वर्जन कौन सा है, तो वो किसके अंदर होता है? हमारा पैकेज डॉट जेसोन जो हमारा फाइल होती है उसके अंदर ये सब चीजें होते हैं। अब पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर क्या होता है? एंश्योर डिटेल ऑफ एवरी पैकेज, इंस्टॉल वर्जन, सब डिपेंडेंसीज, स्टोर डिटेल, डिस्काउंट, एवरीथिंग। अब यहाँ तो हो गया सिर्फ उसका ओवरव्यू कि कौन कौन से पैकेजेस हैं। अब पैकेज की पूरी इनर डिटेल किसके अंदर होती है? पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर क्या होती है? पूरी इनर डिटेल होती है, जिसमें हमें क्या बताता है कि ये कौन सा वर्जन है, इसके अंदर क्या क्या सब डिपेंडेंसीज हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टोर किया हुआ है, क्या क्या डिस्काउंट है, सब चीज आपको किसके अंदर मिलेंगी? पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर आपको मिलेंगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पैकेज डॉट जेसोन जब आप उसको इंस्टॉल करें तो आपको पता रहे कि ये हमारे दोनों जो पैकेजेस आए हैं इनका मीनिंग है क्या। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा क्या होता है। इट्स लाइक अ डिटेल बिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में आपको क्या क्या कितने का मिला, आपने जो कोई भी चीज ली तो वो कितनी क्वांटिटी में लेगी, चावल लिए कितने लिए, ठीक है, वो दाल ली कितनी ली, कौन सी दाल ली, तो ये क्या हो गया? डिटेल बिल।
तो डिटेल बिलिंग जो हमारी होती है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर हमारी डिटेल बिलिंग होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट आर एपीआईज एंड एंड पॉइंट्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा एपीआईज क्या होती हैं और एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये होता क्या है, एन API इज लाइक अ ब्रिज दैट अलाउ टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू टॉक ईच अदर। अब दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर 1 है, एक सॉफ्टवेयर 2 है। इन दोनों के बीच में ब्रिज का कौन काम करता है, हमारा API, जिसकी हेल्प से ये दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये क्या करते हैं, अब कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, ये मेन काम होता है हमारा एपीआईज का। एपीआईज क्या होता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, अब एपीआईज क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल के थ्रू समझते हुए आए हैं, इसमें भी हम यही देखेंगे कि जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें आपको आप गए, आपने मेन्यू कार्ड देखा। अब उसमें मेन्यू कार्ड में क्या था कि आपको यहाँ चाइनीज ही खाना मिलेगा। आपको क्या मिल सकता है, पिज्जा मिल सकता है, चाउमीन मिल सकती है, बर्गर मिल सकता है, चिली पटेटो मिल सकते हैं। क्या आपको वहाँ ढोकला मिल सकता है, मिठाई मिल सकती है? क्या आपको वहाँ राजमा चावल मिल सकते हैं, दाल चावल मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप वहाँ जाके कहेंगे कि मुझे दाल चावल चाहिए, आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो जो मेन्यू कार्ड में अवेलेबल है वही आपको मिल सकता है। तो कलेक्शन ऑफ जो लिस्ट है जो मेन्यू कार्ड में, उसको ही हम एपीआईज बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है ना, जो कलेक्शन ऑफ लिस्ट है, जो जो उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा, वो हमारा मेन्यू कार्ड में लिखा, मेन्यू कार्ड ही हमारा एपीआई होता है। ठीक है, एपीआई आर यूज टू एक्सेस डेटा। एपीआई हमारी किस चीज के लिए यूज होती है, डेटा को एक्सेस करने के लिए। और फंक्शनैलिटी ऑन योर सर्वर व्हेन अ क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू योर एपीआई। जब भी क्लाइंट हमारा, जो जैसे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई से, तो एपीआई हमें क्या करेगा, जो भी हम सर्वर से डेटा चाह रहे हैं वो हमें लाके दे देगा। यही इसमें लिखा हुआ, इट सेंड डेटा एंड आस्क द सर्वर टू रिटर्न सर्टेन इन्फॉर्मेशन। वो सर्वर के पास जाएगा एपीआई, और जो भी हमें डेटा चाहिए होगा वो हमें रिटर्नली मिल जाएगा। ये हमारा काम होता है एपीआई का। नोट जेएस में हम एपीआई का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एपीआई क्रिएट करना, जावा स्क्रिप्ट में भी एपीआई का बहुत मेन रोल होता है। तो आई होप एपीआई आपको क्लियर होगा। बेसिकली क्या होता है, एक ब्रिज होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमें क्या करता है, सर्वर से कम्युनिकेट करता है, जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो डेटा लाके देता है। और हम एपीआई को समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड होता है, इसी तरीके से हमारा एपीआई वर्क करता है। अब बात आती है एंड पॉइंट्स की। अब एंड पॉइंट्स क्या होता है, एंड पॉइंट्स इज अ स्पेसिफिक यूआरएल ऑन योर सर्वर दैट रिप्रेजेंट वन ऑपरेशन और डेटा एक्सेस पॉइंट इन योर एपीआई। अब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन, आपने मेन्यू कार्ड लिया, मेन्यू कार्ड में ऑप्शन, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मेन्यू कार्ड में जो ऑप्शंस हैं वो हमारे क्या हैं, कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप चाउमीन बर्गर यही सब भी खा सकते हैं, आप वहाँ दाल चावल तो नहीं खा सकते। तो जो वहाँ लिखा हुआ है, उस ऑप्शंस में जो वहाँ लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट्स, कि आपको रेस्टोरेंट में यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एंड पॉइंट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते कुछ। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ चाइनीज ही मिलेगा आपको, आप वहाँ दाल चावल नहीं खा सकते। तो ये हमारा होता है एंड पॉइंट्स का वर्क। वही लिखे, इसमें लिखा हुआ है एंड पॉइंट्स क्या आते हैं कि स्पेसिफिक यूआरएल्स होते हैं, किसके पे, सर्वर पे हमारे एक स्पेसिफिक यूआरएल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ऑपरेशन और डेटा एक्सेस पॉइंट इन योर एपीआई, कि किस पॉइंट से हमें डेटा को एक्सेस करना है और कुछ भी ऑपरेशंस को, वो हमारा कौन बताता है, एंड पॉइंट्स। सिंपली एपीआईज और एंड पॉइंट्स आपको क्लियर होगा कि एपीआई और एंड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि कॉल बैक का कॉन्सेप्ट हमारा नोड.जेएस के अंदर क्या होता है। बेसिकली द कॉल बैक कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर हैंडलिंग टास्क दैट टेक टाइम टू कंप्लीट। कॉल बैक हमारा वहां बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन कहाँ प्ले करता है, जहां हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट होने में टाइम लेता है, वहां हम किसका यूज करते हैं, कॉल बैक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रेस्टोरेंट में जाके वेटर को ऑर्डर दिया कि हमें चाउमीन और चिली पटेटो चाहिए, तो चाउमीन और चिली पटेटो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो कंप्लीट होने में उन्हें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम लगेगा उसको हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉल बैक का यूज करते हैं। लाइक रीडिंग अ फाइल, आपको रीड करना है कोई भी फाइल, तो वहां आपका क्या लगेगा, वहां आपको टाइम लगेगा क्योंकि वो फाइल पहले ओपन होगी। तो वहां हम किसका यूज करते हैं, कॉल बैक का यूज करते हैं। क्वेरिंग आर डेटाबेस और मूविंग एन एपीआई रिक्वेस्ट, आप एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डेटाबेस से कोई भी डेटा डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ भी हो डेटाबेस से रिलेटेड, तो वहां पे भी हमें क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉल बैक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं।
अब बेसिकली कॉल बैक आपको मैं एक और चीज बताऊं, जैसे कि हमारा एक मेन फंक्शन होता है, तो हमेशा कॉल बैक पहला हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा कॉल बैक जो भी फंक्शन है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है हमेशा। अब कॉल बैक फंक्शन जो भी हमारा होता है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा क्या होगा, कॉल होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स लाइक अ फंक्शन कॉलिंग डिफरेंट फंक्शन, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। इस तरीके से हमारा कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, अ कॉल बैक इज सिंपली अ फंक्शन दैट इज पास एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। वही मैंने बताया, एक कॉल बैक क्या है, एक सिंपल फंक्शन है जिसको जिसके आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं अनदर फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मेन फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन जो होता है, हमारा मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नोड.js इज एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग बाय डिफॉल्ट। हम जानते हैं कि नोड.js हमारा क्या है, एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग है। इट मीन्स क्या है, मीनिंग इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि सेम टाइम पे हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द नोड.js। दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक। अब कॉल बैक का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, कि हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली है क्या। कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर्ड एफ एस। अब एफ एस क्या है, एफ एस हमारे मॉड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ ओ एस मॉड्यूल होता है, कोई हमारा एफ एस मॉड्यूल होता है। तो ये सब क्या है कि जिस पे भी आपको वर्क करना है, आपको फाइल सिस्टम के अंदर वर्क करना है, तो आपको फाइल सिस्टम के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से एफ एस क्या है, हमारा फाइल सिस्टम यानी जो भी हमारा फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं नोड.js के अंदर। हमने क्या करा, एफ एस मॉड्यूल हमें अपने किसके अंदर चाहिए, अपने कोड के अंदर चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एफ एस, उसके अंदर हमने क्या किया, रिक्वायर एफ एस। एफ एस क्या, हमें फाइल सिस्टम जो है हमें रिक्वायर है। अब क्या किया, एफ एस यानी फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल। हमें क्या करना है, फाइल सिस्टम के अंदर जो हमारी फाइल है उसको रीड करना है। फिर हम बताएंगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक सबसे पहले यहाँ आएगा हमारा फाइल का नेम। आपको फाइल रीड करना है, कौन सी फाइल रीड करनी है, example.txt, ये यहाँ आएगा हमेशा फाइल का नेम। फिर क्या आएगा, UTF-8। UTF-8 क्या, एनकोडिंग टाइप दैट द फाइल शुड बी रीडेबल फॉर्म, यानी एनकोड करता है जो भी हमारा डेटा है उसको एनकोड करता है ताकि हमारा जो यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए रीडेबल फॉर्म में। यानी आपको ऐसा ना हो कि आप जो डेटा चाह रहे हैं वो बाइनरी में आपको मिल जाए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं UTF-8। फिर यहाँ हमने करा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, हमने फंक्शंस में पढ़ा था सेकंड यूनिट में कि हमारा फंक्शंस क्या होता है, वहाँ हमने एरो फंक्शन यूज किया था। तो एरो फंक्शंस हमारा यहाँ हमने किसका यूज करा, एरो फंक्शन का यूज किया, जिसमें हमने दो चीजें पास की हैं, एरर एंड डेटा। ठीक है, इफ एरर आता है तो हम क्या कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, यानी प्रिंट कर देंगे कि एरर आ रहा है, हमारा रीडिंग हम नहीं कर पा रहे किसी एरर की वजह से, और जो एरर है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा और हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा फाइल का जो भी कंटेंट है, हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। ये हमारा इस पूरे जो लिखा हुआ है ये कोड एग्जाम्पल, ये इसकी मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि हमने सबसे पहले में फाइल सिस्टम में वर्क करना, तो फाइल सिस्टम को रिक्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या ऑपरेशन करना है, फिर कौन सी फाइल पे करना है, UTF-8 यानी एनकोडिंग, उसके बाद एक फंक्शन आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। के ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब समराइजिंग द फ्लो, मैंने इसको एक समराइज करा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया एफ एस मॉड्यूल। मैंने आपको बताया ना कि एफ एस क्या एक हमारा मॉड्यूल है, तब हमने उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। देन क्या किया, कॉल किया एफ एस डॉट रीड फाइल की, हमें क्या करनी है, फाइल को रीड करना है। टू रीड example.txt पास आ सैम कॉल बैक फंक्शन टू हैंडल द रिजल्ट। हमने क्या किया, example.txt में पास किया कॉल बैक फंक्शन जिससे हम जो भी हमारा रिजल्ट है उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके। नेक्स्ट क्या है, इनसाइड द कॉल बैक चेक इफ एन एरर अगर। हमने कॉल बैक के अंदर चेक किया कि हमारा एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा एरर आ रहा है तो हमने प्रिंट किया, एरर को एग्जिट कर दिया। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा जो भी कंटेंट है डेटा का, फाइल का, वो हमने रीड किया और देन उसके बाद हम एग्जिट कर गए। दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा इवेंट इन नोड.js। अब इवेंट क्या होता है हमारा नोड.js के अंदर, एवरी एक्शन ऑन अ कंप्यूटर इज एन इवेंट। आप जो भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, लाइक है इवेंट है। लाइक व्हेन अ कनेक्टिंग इट मेड और अ फाइल इज ओपन। लाइक जैसे कि आप फाइल से कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं, आपको अगर फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, अपडेट करनी है, तो आप फाइल से के कनेक्शन बनाएंगे ना, तो वो जो कनेक्टिविटी हो रही है वो हमारी क्या है, इवेंट है नोड.js के अंदर। नोड.js अब पहले हमने जेएस में पढ़ा, जावास्क्रिप्ट में हमने इवेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमने पढ़ा कि इवेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, लाइक कि बटन पे होवर किया तो हमारा
कुछ चेंज हो तो दैट इज कॉल्ड इवेंट। लेकिन यहाँ हमारा कोई बटन वगैरह नहीं होता, क्योंकि बटन हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट में ही होता है। नोड जिसमें हमारा कोई बटन वगैरह का कोई भी वर्क नहीं होता, तो जो भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करें दैट इज कॉल्ड हमारा इवेंट। कि हमें फाइल को ओपन करनी है, उस फाइल को अपडेट करना है, उस फाइल को रीड करना है, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है। Node.js इज बिल्ड ऑन एन इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि Node.js जो हमारा बिल्ड हुआ है वो इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर है Node.js का। यानी इवेंट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम इवेंट का मैक्सिमम यूज करते हैं। मीनिंग इट यूजेस इवेंट टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट एसिंक्रोनसली। वही मैंने बताया कि हम इवेंट का यूज करते हैं ताकि हम जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं उसे हम इजीली मैनेज कर सके और एसिंक्रोनसली हम अपना वर्क को परफॉर्म कर सके, यानी नॉन ब्लॉकिंग, यानी सेम टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर सके, दैट इज कॉल्ड इवेंट। अब की कॉन्सेप्ट होता है इवेंट के अंदर, कुछ की कॉन्सेप्ट होता है। पहला होता है हमारा इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर क्या होता है? इवेंट एमिटर इज अ कोर फीचर इन Node.js दैट लेट यू सेट अप कम्युनिकेट सिस्टम विद योर एप्लीकेशन। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आप चीज करेंगे, सबसे पहले आपको उसको सेटअप बनाना पड़ेगा। तो आपको कम्युनिकेशन के लिए जो सेटअप बना के देता है वो कौन देता है? हमारा इवेंट एमिटर हमें एक सेटअप बना के देता है ताकि हम किसी भी फर्दर नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा हमारे पास पिज्जा डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, पिज्जा डिलीवरी सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा। फर्स्ट वी कैन सेटअप हम किस तरीके से करेंगे कि हमें जो हमें क्या क्या चाहिए। अगर पिज्जा चाहिए तो पिज्जा बेस चाहिए, हमें क्या क्या वेजीज चाहिए, क्या क्या हमें उसको चीज चाहिए, किस तरीके से हमें बनाना है। तो ये सब क्या एक सेटअप करने का हमें जगह चाहिए जहाँ हम पिज्जा बना सकें। तो वो जो हमें सेटअप प्रोवाइड करता है वो कौन है? हमारा इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर हमें एक ऐसा सेटअप प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से हम अपने पिज्जा को बना पाएंगे। अब इवेंट और लिसनर्स क्या होता है, आप यहाँ अच्छे से समझें। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें लिसनर्स क्या होता है, पहले हम लिसनर्स की बात करेंगे। अब हमने क्रिएट कर लिया पिज्जा। अब पिज्जा को हमें क्या करना है? ऑर्डर करना है, पिज्जा प्रिपेयर करना है, आउट ऑफ डिलीवरी करना है, डिलीवर्ड करना है। ये सब जो ऑपरेशंस हैं दैट इज कॉल्ड लिसनर्स। कि वी क्रिएट लिसनर्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पिज्जा प्रोसेस। की पिज्जा प्रोसेस के जो भी हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं, कि पहले ऑर्डर प्लेस करना, यानी कस्टमर के जो कस्टमर ने जो एड्रेस डाला वहाँ हमें ऑर्डर को प्लेस करना है। प्रिपेयर करना यानी उसे कुक करना, आउट ऑफ डिलीवरी करना, फिर डिलीवर करना कस्टमर के घर पर, दैट इज कॉल्ड। ये हमारे क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जो हमारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं लिसनर्स। ठीक है। अब इमिटिंग इवेंट मैंने आपको बता दिया। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट तो सिंपल जो भी हमारा फर्दर प्रोसीजर हो रहा है, जो भी सब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं। इवेंट एमिटर क्या होता है, इवेंट क्या होता है, लिसनर्स क्या होता है। अब मैंने एक एग्जांपल के लिखा हुआ है कॉन्स्ट इवेंट लिसनर इक्वल टू रिक्वायर इवेंट। इवेंट क्या है? हमारा एक मॉड्यूल है। मैंने आपको बताया कि हमें फाइल सिस्टम के साथ वर्क करना है, तो फाइल सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, अपने कोड के अंदर हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब भी हमें इवेंट के साथ वर्क करना है तो हमें इवेंट को अपने कोड के अंदर, अपनी फाइल के अंदर हमें इस तरीके से उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि इवेंट का कॉन्सेप्ट हमारा Node.js के अंदर क्या होता है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस हमने अभी पढ़ा एक्सप्रेस के बारे में कि एक्सप्रेस है क्या, लेकिन इसके का थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। अगर एक्सप्रेस से हमारा कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने इतना लिखा हुआ है ये तो आपको लिखना है। और जो हमने जेसन पढ़ा, पैकेट.json पढ़ा, सर्वर्स के बारे में पढ़ा, एपीआईज, एंड पॉइंट्स, ये सब चीजें एक्सप्रेस के अंदर ही आती हैं। तो आपको अगर एक्सप्रेस का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब चीजें उसके अंदर लिखनी है। ठीक है। अब बेसिकली एक्सप्रेस है क्या? एक्सप्रेस इज अ पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस क्या है? मोस्ट पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है Node.js के अंदर, जो हम मैक्सिमम नहीं, आप हमेशा ही एक्सप्रेस का यूज Node.js के अंदर करेंगे। डिजाइन टू मेक इट इजियर टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड एपीआईज। ये हमारी क्या हेल्प करता है कि ताकि हम इजीली हम बिल्ड कर सकें और एपीआईज को क्रिएट कर सकें। एक्सप्रेस की हेल्प से हमें इतना इजी हो गया एपीआई को क्रिएट करना, वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करना, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमें ज्यादातर नहीं आती अगर हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थिंक ऑफ एक्सप्रेस एज अ हेल्पफुल टूल किट। एक्सप्रेस क्या है? एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल किट है।
That simplifies many of the complex tasks involving the building web servers, handling requests, managing, responding. अब हमारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, लाइक हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, Node.js हमारा नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनसली वर्क करता है. हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, किसको क्या रेस्पॉन्स भेजना है, क्या क्या एरर आ सकते हैं वेब सर्वर से रिलेटेड, तो ये सब चीजें हमारी कौन हैंडल करता है, हमारी एक्सप्रेस हैंडल करता है, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली, बहुत ज्यादा स्मूथली ये सब वर्क कर पाते हैं. कि हमारा जो टोटल वर्क है हमारा कौन करता है, एक्सप्रेस करता है. अब एक्सप्रेस को हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई यूज एक्सप्रेस. अब Node.js ऑन इट्स ओन हैंडल HTTP रिक्वेस्ट. Node.js का खुद के पास अपना खुद HTTP रिक्वेस्ट है, लेकिन बट इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कोड टू हैंडल इवन सिंपल टास्क. अब कोई भी सिंपल टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें कोड चाहिए. तो वो कोड हम बार बार लिखेंगे नहीं, उसके पास खुद है Node.js के पास, लेकिन हमें छोटे छोटे काम के लिए भी, सिंपल सिंपल टास्क के लिए भी लॉट ऑफ कोड की हमें रिक्वायर होती है. तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सप्रेस का यूज करते हैं. ठीक है. एक्सप्रेस सिंप्लीफाइज दिस प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर एंड हेल्पफुल टूल्स. स्ट्रक्चर जो हमारा एक्सप्रेस है वो क्या करता है, हमारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करता है और हमें एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम ये सब टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं. सो यू कैन क्रिएट वेब सर्वर्स क्विकली एंड इजीली, जिसकी हेल्प से हम वेब सर्वर्स को बहुत ज्यादा इजीली क्रिएट कर पाते हैं और बहुत कम टाइम में क्रिएट कर पाते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेस. अब की फीचर ऑफ एक्सप्रेस, हमारे एक्सप्रेस की क्या क्या की फीचर्स है. अब आपको पता चल गया एक्सप्रेस हमारा क्या है, हम की यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस. अब अगर इसके आगे भी आता है तो एक्सप्रेस के अंदर आप जेसन फॉर्मेट बताएंगे, सर्वर्स के बारे में बताएंगे, और जो भी सर्वर्स के HTTP मेथड्स जो मैंने आपको बताया, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये सब इसके अंदर ही आते हैं एक्सप्रेस के अंदर. तो आपको ये सब इसके अंदर ही एक्सप्लेन करना है. अब की फीचर्स क्या है, पहला है राउटिंग. राउटिंग बेसिकली क्या होता है, राउटिंग आप अलग अलग URLs बना सकते हो एंड उन URL पे क्या होगा ये भी आप तय कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड राउटिंग. आपने काफी सारे URL बना दिए, इस URL पे मैं क्लिक करूं तो मैं मल्टी आइटम्स की वेबसाइट पे पहुंच जाऊं, दैट इज कॉल्ड राउटिंग. इसमें URL पे क्लिक करूं तो मैं नोट सेक्शन पे पहुंच जाऊं, दैट इज कॉल्ड राउटिंग. राउटिंग क्या है, URL पे आप तय कर सकते हो कि उस URL पे क्लिक करके क्या होगा, दैट इज कॉल्ड राउटिंग. अब मिडलवेयर क्या है, एक्सप्रेस यूज करता है एक मिडलवेयर फंक्शन टू हैंडल द रिक्वेस्ट. हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आती है, उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मिडलवेयर यूज करते हैं एक्सप्रेस के अंदर टू हैंडल रिक्वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, इजी इंटीग्रेशन विद डेटाबेस. हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, एक्सप्रेस वर्क करता है हमारे वेरियस डेटाबेस के साथ, जिसकी वजह से हम डेटाबेस के साथ बहुत ज्यादा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. जैसे MongoDB हो गया, MySQL हो गया, ये सब बहुत ज्यादा फेमस डेटाबेसेस हैं. तो एक्सप्रेस इनके साथ बहुत ज्यादा इजीली इंटीग्रेट कर सकता है, और इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि हम कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इजीली बिठा सकते हैं एक्सप्रेस के साथ, डेटाबेस के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग. एरर हैंडलिंग एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है हमें इजी वे की, ताकि हम जो भी हमारा हैंडल है, जो भी हमारे एरर्स हैं, जो भी हमारे एक्सेप्शंस हैं, हम उनको इजीली हैंडल कर सकें, जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो क्रैश ना हो सके. तो आई होप आपको चार जो की मेन फीचर्स हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे Node.js के क्या फीचर्स हैं. आई होप आपको क्लियर होगा. यहाँ तक हमारा जो Node.js का पूरा पार्ट है, वहाँ हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है. आई होप आपको क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं. मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.